बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स और उसका टॉपिक सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है उसको डिस्कस करेंगे। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो थी उसमें था अ बॉडी सेटिस्फाई विद फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बॉडी कब सेटिस्फाई थी फर्स्ट कंडीशन से? जब बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जो था वो ज़ीरो था। उस वक़्त बॉडी जो थी वो फर्स्ट कंडीशन से सेटिस्फाई थी। और एक बात ये भी थी, याद रखना, कि फ़र्स्ट कंडीशन के अंदर एक तो कंडीशन ये थी कि बॉडी के ऊपर तमाम एक्ट करने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए, और दूसरी बात ये थी कि फोर्सेस जो हैं वो सेम लाइन के ऊपर एक्ट करनी चाहिए। इसलिए जो है वो बैलेंस फोर्सेस की वजह से और सेम लाइन में होने की वजह से रिजल्टेंट जो था वो ज़ीरो हो जाता था और बॉडी जो थी वो रेस्ट हालत में पाई जाती थी। इसी तरह अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखें तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए अब बॉडी इज सेटिस्फाई, एक बॉडी सेटिस्फाई होती है विद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए इफ़ द रिजल्टेंट टार्क एक्टिंग ऑन इट ज़ीरो, अगर उस पर अमल करने वाला रिजल्टेंट टार्क जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो रिजल्टेंट टार्क कैसे ज़ीरो होगा? टार्क कैसे? अब देखें, कार स्टीयरिंग है तो कार स्टीयरिंग के ऊपर जो अमल करने वाली कपल फोर्सेस हैं वो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, लेकिन ये सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं कर रही, बल्कि ये डिफरेंट लाइनों के ऊपर एक्ट कर रही थी। तो जब बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स सेम लाइन के अंदर एक्ट करेगी तो उसका रिएक्शन जो है फोर्स का जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो बॉडी को बैलेंस हालत में रखेगा। जिस तरह हमने बयान किया था कि एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो बैलेंस होती है अंडर द एक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो उसको बैलेंस कर रही है। इसी तरह कार स्टीयरिंग के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सेम लाइन के ऊपर नहीं लग रही होती, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने की वजह से ये जो F1 फोर्स है ये भी कोई ना कोई टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि ये टर्न करवा रही है बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह F2 फोर्स जो है वो बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रही है। तो जो टर्निंग इफेक्ट इन क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो क्या है? मूवमेंट जो होता है उसको हम टार्क भी कह सकते हैं। तो क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, तो यहाँ पे फिर दोनों फोर्सेस जो हैं जब सेम लाइन के ऊपर अमल नहीं करेंगी तो वो रोटेशन पैदा करेंगी, बॉडी में रोटेशन पैदा होगी। तो रोटेशन की वजह से यानी कि टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा बॉडी में। तो टर्न से पैदा होने वाला जो टार्क होगा क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क का जब रिजल्टेंट लिया जाएगा, अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास बॉडी जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ से जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। नोट, फर्स्ट कंडीशन जो होती है ये डज नॉट इंश्योर, ये यकीन नहीं दिलाती कि दैट ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये क्लियर होगा फॉलोइंग एग्जांपल से। देखते हैं हम। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आए। हमने एक बॉडी को कंसिडर कर लिया है और उसको पुल किया जा रहा है दो फोर्सेस से, F1 और F2 से। आपके सामने एक डायग्राम बेटा बनी हुई है। इस डायग्राम के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, F1 और F2। अपोजिट डायरेक्शन में हैं दोनों, लेकिन दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है और सेम लाइन के ऊपर एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी फर्स्ट कंडीशन के लिए तो सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो बॉडी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए।
तो लिहाजा दो फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं ईच अदर और सेम लाइन के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो लिहाजा रिजल्टेंट फोर्स जो होगी जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है वो जीरो हो जाए। यानी कि जितनी एक्शन फोर्स है उतनी ही रिएक्शन फोर्स जो है उसको बैलेंस करने के लिए जो है वो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो लिहाजा बॉडी फर्स्ट कंडीशन की सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए सेटिस्फाई होगी अगर उसके ऊपर फोर्स सेम लाइन के ऊपर एक्ट कर रही हों और सेम मैग्नीट्यूड में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो और सेम लाइन में। तीन बातें, सेम लाइन में होनी चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। लेकिन अब अगर हम जो है जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही थी सेम लाइन के ऊपर, उन फोर्सेस की हम यहाँ पे लोकेशन चेंज कर देते हैं, तो लोकेशन चेंज करने की वजह से जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब फोर्स सेम लाइन में अप्लाई ना हो डिफरेंट लाइनों के ऊपर, तो ये वाली फोर्स जो है वो किसी और लाइन के ऊपर एक्ट कर रही है और ये वाली किसी, तो डिफरेंट लाइनों की में अप्लाई होने की वजह से ये जो फोर्स है ये क्या करेगी, बॉडी में रोटेशन पैदा करेगी। तो रोटेशन बॉडी में टेंडेंसी पैदा हो जाती है, बॉडी में सलाहियत पैदा हो जाती है जब दो फोर्सेस सेम लाइन के ऊपर एक्ट नहीं करती कि बॉडी जो है वो रोटेट करे। तो जब बॉडी जो है उसमें रोटेशन पैदा होता है तो उसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है वो टार्क पैदा होगा। जो क्लॉकवाइज फोर्स जो क्लॉकवाइज बॉडी को टर्न करवा रही होगी, टर्निंग फैक्टर उसमें प्रोड्यूस कर रही होगी, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट पैदा करेगी यानी कि क्लॉकवाइज टार्क पैदा करेगी। इसी तरह जो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो ये वाली फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है और ये वाली क्लॉकवाइज लग रही है, तो वो बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगी। तो लिहाजा बॉडी जो है फिर यानी कि अब यहाँ पे क्लियर होगी बात कि सेम लाइन के ऊपर तो फोर्स अमल नहीं कर रही, तो बॉडी के ऊपर फोर्सेस किस लाइन में लग रही हैं, डिफरेंट लाइनों के ऊपर। जब डिफरेंट लाइनों के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो बॉडी जो है उसमें टेंडेंसी है, ये सलाहियत पाई जा रही है कि वो रोटेट करे। जब रोटेट करेगी तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के लिए तो रिजल्टेंट सम जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम रेस्ट हालत में होनी चाहिए, उसकी वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहिए उसको। लेकिन यहाँ पे फिर क्या करता है, वजह क्या है, बॉडी फर्स्ट कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो उसके लिए फिर बॉडी जो है वो एक नई कंडीशन की डिमांड करती है फर्स्ट कंडीशन में एडिशन के लिए, ताकि हम फर्स्ट कंडीशन में कुछ एडिशन कर सकें, इजाफा करें। तो वो जो फर्स्ट कंडीशन में एडिशन के लिए डिमांड होती है नई कंडीशन की, उस कंडीशन को हम सेकंड कंडीशन का नाम दे देते हैं। तो लिहाजा जब रिजल्टेंट बॉडी फर्स्ट कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये डिमांड करेगी अनदर कंडीशन की इक्विलिब्रियम के लिए, किस वजह से, एडिशन करने के लिए कंडीशन फर्स्ट इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन के अंदर। तो जो नई कंडीशन बनेगी वो सेकंड कंडीशन होगी। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन मैंने आपको फर्स्ट बताया इसकी स्टेटमेंट के अंदर कि बॉडी सेटिस्फाई तब होगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए जब उसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स का रिजल्टेंट टार्क जो है वो बॉडी के ऊपर जो एक्ट करने वाला रिजल्टेंट टार्क है वो जीरो होगा। वो कैसे होगा कि ये जो फोर्स जो है वो डिफरेंट लाइनों के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ये क्या करेंगी, बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। तो ये जो F2 फोर्स है ये क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही है, F1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। ये जो देखें ये मूवमेंट आर्म है, ये इसका ओरिजिन है। अगर इसको कास्ट स्टीयरिंग की तरह ही अगर हम सपोज कर लेते हैं तो दो फोर्सेस डिफरेंट लाइनों के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, तो वो क्या करती हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम रोटेशन पैदा करती हैं। रोटेशन का मतलब है कि उसमें टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टार्क जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा उनका जब हम रिजल्टेंट लेंगे क्लॉकवाइज टार्क का और एंटी क्लॉकवाइज टार्क का, तो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क प्लस सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो का इक्वल होना चाहिए। लिहाजा समेशन ऑफ टार्क जो है जब जीरो हो जाएगा तो अब टार्क कैसे प्रोड्यूस हुआ था, आपको पता है टार्क होता है एफ ज़रबे मूवमेंट आर्म, लेंथ जो है फोर्स और मूवमेंट आर्म की प्रोडक्ट को जो है वो टार्क को जाहिर करती है। तो टार्क जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये क्या है, बी लाइन है, ये ए लाइन है और बी लाइन, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, मूवमेंट आर्म है। तो ओ ए जो है
और उसके साथ F1 मिलके जो है वो क्या पैदा कर रही है, टार्क पैदा कर रही है। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह सॉरी F2 जो है, इसी तरह F1 जो है मूवमेंट आर्म OB के साथ मिलके जो है वो क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस कर रही है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क का सम जो है जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो बॉडी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी सेकंड कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो है वो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, फोर्सेस सेम लाइन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। लेकिन जब हम सेम लाइन के ऊपर फोर्सेस की जो लोकेशन है उसको चेंज कर दें, फोर्सेस डिफरेंट लाइन के ऊपर एक्ट करना शुरू कर दें, तो बॉडी फर्स्ट कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं रहती, क्योंकि बॉडी में टेंडेंसी होती है कि वो रोटेट करे। तो जब बॉडी रोटेट करेगी तो उसमें रोटेशनल जो है वो टार्क प्रोड्यूस होगा रोटेशन की वजह से। तो वो जो टार्क होगा, जो क्लॉकवाइज फोर्स है वो क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगी, और जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगी। तो लिहाजा अब फोर्सेस की बात खत्म हो गई, अब बात आ गई टार्क की, क्योंकि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी को जो है सेटिस्फाई होने के लिए इक्विलिब्रियम के साथ उसको जो है रिजल्टेंट टार्क का जो एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसका सम जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।